नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं आज की खबर। देवभूमि में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की और सबसे पहले राजधानी देहरादून की बात कर लेते हैं। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो। उन्होंने यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और चिकित्सा सेवाओं को और मजबूत करने पर खासतौर से जोर दिया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता आशीष डोभाल हमसे जुड़े। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होनी है और जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में बैठक की और सख्त निर्देश दिए हैं कि सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए और किसी तरह की असुविधा ना हो, क्या कुछ और मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के निर्देश दिए हैं? बिल्कुल कुलभूषण, आज जो सुभाष रोड पर सचिवालय है वहां पर बैठक थी और काफी देर तक ये बैठक चली है। और उत्तराखंड की जो चार धाम यात्रा है वहां पर किसी भी तरीके का व्यवधान न हो, चाहे कहीं रोड लैंडस्लाइड हो जाए या फिर रास्ते बंद हो जाए या फिर आपदा की स्थिति हो। अभी हाल ही में एक दिन पहले की बात है तो मौसम खराब होने के कारण यात्रा थोड़ी देर के लिए अस्थायी रूप से रोक दी गई थी और जो यात्री थे वो जहां तहां परेशान थे। उसके बाद करीब 2:30 बजे यात्रा फिर से शुरू कर दी गई थी और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है अधिकारियों को। मुख्य सचिव भी मौजूद थे, मंत्री भी मौजूद थे और जो तमाम अन्य विभागों के अधिकारी हैं उनको भी, लोक निर्माण विभाग हो, सिंचाई हो, स्वास्थ्य हो, सभी विभागों के अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो बाहर से पर्यटक आ रहा है, ये तीर्थ यात्री आ रहे हैं, उनकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और पेट्रोल डीजल जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं सभी को मिलनी चाहिए। और कोई भी अगर आपदा की स्थिति होती है तो उस समय अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन हो, एसडीआरएफ हो, पुलिस हो या फिर स्थानीय प्रशासन, सभी को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। और कुलभूषण, आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो चार धाम यात्रा है रिकॉर्ड कहीं ना कहीं जो यात्री हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं यहाँ पर। ये इसके पीछे एक गर्मियों की छुट्टियों का कारण भी बताया जा रहा है, लेकिन जो गर्मियां और जगह पड़ रही हैं और उत्तराखंड का जो सुहाना मौसम है उसमें कहीं ना कहीं चार धाम यात्रा इस बार जो है सवाल है क्योंकि मौसम सुहाना है और गर्मियों के चलते लोग जो हैं एक तरह से छुट्टी का भी प्लान करते हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, और इसके अलावा एक श्रद्धा भाव जो है वो भी खींचे और चला आता है। लेकिन एक सवाल ये है क्योंकि केदारनाथ में हमने की यात्रा के दौरान देखा कि मौसम के आगे जो है व्यवस्था पूरी तरह से फेल होती साबित रहती है, लेकिन धीरे धीरे जत्था जो है रवाना होता नजर आया। इसको लेकर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी क्या कोई मैसेज दिया है सरकार ने? बिल्कुल, श्रद्धालुओं के लिए यही मैसेज है कि वो शांति व्यवस्था के बनाते हुए अपना दर्शन करें। कहीं ना कहीं जो दिक्कतें होती हैं, जो पैदल मार्ग है, सबसे ज्यादा दिक्कतें वहां होती है क्योंकि गंगोत्री और बद्रीनाथ की यात्रा बड़ी आसान है क्योंकि गाड़ी वहीं तक जाती है। और जो यमुनोत्री की यात्रा हो, चाहे केदारनाथ की यात्रा हो या हेमकुंड साहिब की यात्रा हो, इसमें पैदल पार्ट है तो पैदल यात्रा करने में कई दिक्कतें लोगों को होती है, चाहे घोड़ा खच्चर से जा रहे हो या डंडी कंडी से जा रहे हैं या फिर हवाई मार्ग से भी यात्रा कर रहे हैं लोग। तो मौसम को देखते हुए यात्रा करें, यही निर्देश दिए गए हैं कि अगर मौसम खराब होता है तो जहां पर हैं वहीं पे ठहरने के सभी यात्रियों को निर्देश दिए गए हैं। और जैसे मौसम साफ होता है, क्योंकि पहाड़ों में कब बारिश आ जाए, कब ओलावृष्टि और बर्फबारी हो जाए इसका पता जल्द से नहीं लगता है। कई बार मौसम अचानक से करवट बदलता है और जो यात्री हैं जो बाहर से आते हैं उन्हें इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं होता है और वो कई बार कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं। तो सरकार का यही संदेश है कि सुरक्षित और व्यवस्थित चार धाम यात्रा आप करिए, चाहे आप पर्यटक स्थलों पे आ रहे हैं, चाहे मसूरी, नैनीताल या फिर धनौल्टी हो, चक्राता हो, बिल्कुल कहीं भी हो, कहीं भी हो, सुरक्षित और सचेत रहना जरूरी है। बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा कि एक तरफ प्रशासन और शासन तो मुस्तैद है ही, लेकिन दूसरी तरफ आम जनता को भी सचेत रहने की बात कही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा आशीष, हम दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देहरादून में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
गढ़ी कैंट स्थित स्वर्गीय हरबंश कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि खंडूरी जी एक अनुशासित सैनिक, दूरदर्शी प्रशासक, आदर्श जनप्रतिनिधि और उत्तराखंड के विकास पुरुष थे। उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के साहसिक नेतृत्व का परिचय दिया और बाद में राजनीति में रहते हुए पृथक उत्तराखंड राज्य की आवाज को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन, पारदर्शिता और राष्ट्र सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। उन्होंने खंडूरी जी के निधन को उत्तराखंड और देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया। वहीं राजधानी देहरादून में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी से उनके आवास पर मुलाकात की। यह मुलाकात शिष्टाचार भेंट के रूप में हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने कई समसामयिक विषयों पर चर्चा की। बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया गया। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग, विकास और जनहित से जुड़े विषयों पर अपने विचार साझा किए। वहीं मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और दोनों राज्यों के साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। तो आपको बता दें कि सतीश महाना ने गणेश जोशी से मुलाकात की। एक शिष्टाचार मुलाकात मंत्री के आवास पर हुई और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के मुख्य विषयों पर चर्चा की गई। कई मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजधानी देहरादून में जन समस्याओं को त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब हर सोमवार आयोजित होने वाला जनता दरबार समाधान दिवस के रूप में संचालित किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि सभी शिकायतों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कर उनकी ट्रैकिंग और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। सोमवार को आयोजित समाधान दिवस में 132 शिकायतों पर सुनवाई हुई, जिनमें भूमि विवाद सबसे ज्यादा रहे। डीएम ने भूमि मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए हाई लेवल विशेष सेल बनाने के निर्देश दिए। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं की निगरानी, बुजुर्गों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। 130 शिकायतों को आज सुना गया और इसे समस्या समाधान दिवस के तौर पे जब हम उनकी समस्याएं सुन रहे हैं तो उसमें जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो ये कि जिन जिन शिकायतों को हम सीएम हेल्पलाइन में जो डिमांड के फॉर्म में नहीं है और जिन्हें हम सीएम हेल्पलाइन में डाल सकते हैं वो उनमें डालेंगे ताकि डिजिटाइज फॉर्म में वो कंटिन्यूसली मॉनिटर हो सके और हम उन्हें ट्रेस कर सकें और डिस्पोज ऑफ करते टाइम सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो की जा सके। सेल बनाने के लिए डायरेक्शंस दिए हैं एडीएम साहब को और सीडीओ साहब को कि उस सेल के माध्यम से हम ये देखेंगे कि टोटल कितने डिस्प्यूट्स ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में दिख रहे हैं और उनमें से सिस्टमेटिकली हम मंथ वाइज या क्वार्टरली कितने डिस्प्यूट्स को हम रिजॉल्व करवा पाते हैं पीसफुली। और इसी तरीके से जहां वायलेंट नेचर के डिस्प्यूट्स हैं उसमें मैंने एसडीएम्स को डायरेक्शंस भी दिए हैं। तो कोशिश एक की जा रही है कि बेहतर तरीके से डिस्पोज ऑफ चीजें। और वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सप्तऋषि क्षेत्र के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों से भरी बस और एक ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में राजस्थान की एक महिला यात्री की मौत हो गई, जबकि करीब 30 लोग घायल हुए हैं। वहीं 2 घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश देते हुए लोगों से तेज रफ्तार से बचने और दुर्घटना संभावित स्थानों पर सावधानी बरतने की बड़ी अपील की। 7 सवा 7 बजे के आसपास एक बस का एक ट्रक से एक्सीडेंट टक्कर हुई थी। ये सप्तऋषि के पास हाईवे पे हुआ था।
सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस की और अन्य प्रशासन की टीमें, बचाव राहत टीमें मौके पर गई। उन्होंने उनके द्वारा सभी जो यात्री बस में थे उनको सकुशल बाहर निकाला गया, परंतु इसमें एक महिला की मृत्यु की खबर है और साथ ही करीबन 30 लोग घायल हैं, जिसमें से 2 लोग गंभीर घायल थे, उनको आगे रेफर किया गया है। अन्य लोगों का इलाज किया गया है। अभी वर्तमान में 4 से 5 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी सभी को जो मामूली घायल थे उनको सभी को जो भी मेडिसिन या फर्स्ट एड देकर या फिर उनकी व्यवस्था करके उनको वहां से वो निकल गए हैं। इसमें मजिस्ट्रेट जांच की आदेश दिए गए हैं। ये पता लगाना जरूरी है कि क्यों एक्सीडेंट हुआ था, क्या वहाँ पर कोई हाईवे में कोई कमी है या फिर वहाँ पर ट्रैफिक में आदि में कोई और बचाव राहत के कार्य करे जा सकते हैं। उप जिलाधिकारी सदर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जिसमें ART और पुलिस के अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त जो भी घायल और मृतक हैं उनको जो भी कंपनसेशन एज पर नियम होते हैं उसके लिए भी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। और वहीं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा सामने आया है। देवप्रयाग क्षेत्र में एक कार गहरी खाई में गिर गई, जिसके बाद प्रशासन और बचाव एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ब्रजेश भट्ट के मुताबिक वाहन की तलाश और संभावित यात्रियों के रेस्क्यू के लिए SDRF की 3 टीमें श्रीनगर, ब्यासी और ढलवाड़ा से घटनास्थल पर भेजी गई हैं। देवप्रयाग पुलिस, स्थानीय राजस्व अधिकारी और SDRF के जवान मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान चला रहे हैं। फिलहाल वाहन और उसमें सवार लोगों की स्थिति के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। प्रशासन ने बचाव अभियान को प्राथमिकता देते हुए सभी संबंधित एजेंसियों को अलर्ट पर रखा है। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में द्यारा बुग्याल ट्रैकिंग मार्ग से लापता महिला की तलाश लगातार जारी है। प्रशासन ने खोज अभियान को युद्ध स्तर पर तेज कर दिया है। घने जंगलों और द्यारा ट्रैक मार्ग के विभिन्न हिस्सों में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बचाव कार्य में SDRF, NDRF, ITBP, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग की त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को लगाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट प्रशांत R ने बताया कि पूरे अभियान की लगातार निगरानी की जा रही है और सभी टीमों को लापता महिला का जल्द से जल्द पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए खोज अभियान पूरी मुस्तैदी के साथ जारी रहेगा। तो द्यारा बुग्याल ट्रैक मार्ग में सघन सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। SDRF, NDRF, ITBP समेत कई एजेंसियां गुमशुदा महिला की तलाश में जुटी है। तो युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चल रहा है लापता महिला के तलाश को लेकर। द्यारा बुग्याल ट्रैक मार्ग का यह मामला है जहां पर सघन सर्च ऑपरेशन SDRF, NDRF और ITBP समेत कई एजेंसियां इसको लेकर जुटी हुई हैं। तो उत्तरकाशी का मामला है जहां लापता महिला की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। द्यारा बुग्याल ट्रैक मार्ग में सघन सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। SDRF, NDRF, ITBP समेत कई एजेंसियां इस दौरान सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। हालांकि अभी तक महिला का कोई पता नहीं चल पाया है। और राजधानी देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA ने बिना अनुमति संचालित मस्जिद और मदरसा भवन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डोईवाला तहसील के कडोगल कुड़ियाल क्षेत्र में स्थित भवन को नियमों के उल्लंघन और आवश्यक स्वीकृतियां न मिलने के कारण सील कर दिया गया है। MDDA के अनुसार भवन में बिना वैधानिक अनुमति मस्जिद और मदरसे का संचालन किया जा रहा था। प्राधिकरण ने संबंधित पक्ष को कई बार नोटिस जारी किया, सुनवाई का अवसर दिया और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय भी दिया, लेकिन निर्धारित अवधि में अचानक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके बाद भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में भवन को सील कर दिया गया है। MDDA ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सभी संस्थाओं के लिए और संस्थानों के लिए समान और नियम जो हैं वो पूरी तरह से लागू होंगे। समान नियम और उल्लंघन पर कार्रवाई जारी रहेगी।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल हमसे जुड़े हुए हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि एमडीडीए का ये अभियान जो चल रहा है अवैध मस्जिद मदरसों को लेकर, और एक भवन में ये चल रहा था, एक बड़ी कार्रवाई हुई है, इसको लेकर क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? बिल्कुल कुलभूषण, इसको लेकर के एमडीडीए जो है पहले कार्रवाई करने गया था 17 दिसंबर 2025 को। जो मस्जिद और जो वहां पर अवैध तरीके से गतिविधियां चल रही है उसको लेकर के जो संचालक हैं उनको नोटिस दिया गया था, समय दिया गया था कि आप अपने दस्तावेज दिखाइए। आपके पास वक्फ बोर्ड के दस्तावेज हैं, मस्जिद कैसे चला रहे हैं, या मदरसे के लिए आपके पास मदरसा शिक्षा बोर्ड का कोई प्रमाण है, तो वो प्रस्तुत नहीं किया गया। 2 तारीखें इनकी एमडीडीए में लगाई गई, लेकिन फिर कल एमडीडीए की पूरी टीम वहां पर मौके पर पहुंची। पुलिस प्रशासन जो सभी जो अमला जो है मौजूद था, और सभी पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में देखा गया कि फिर से उसी जगह पे मस्जिद भी संचालित की जा रही है, मदरसा भी संचालित किया जा रहा था। इस कारण जो है एमडीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी जो भवन है दोनों उनको सील कर दिया है, और अग्रिम कार्रवाई के लिए कहीं ना कहीं और भी जो ऐसे निर्माण देहरादून हो या अन्य क्षेत्रों में हो, वो लगातार उन पर अवैध निर्माणों पर सरकार कार्रवाई कर रही है। और एमडीडीए भी लगातार, चाहे प्लॉटिंग हो या फिर अवैध भवन हो, दुकान हो, मकान हो, सभी पर जो है बिना अनुमति अगर कोई बना रहा है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक तरह से नियम का डंडा चल रहा है, और आगे भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, जिस तरह से एमडीडीए ने साफ कहा है कि सभी संस्थानों के लिए, सभी संस्थाओं के लिए नियम समान है, उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। जो ये सील की कार्रवाई की गई है, भवन में बिना अनुमति के मदरसा मस्जिद का संचालन किया जा रहा था, इसको लेकर के मस्जिद कमेटी क्या या किसी ने कोई आपत्ति दर्ज करी है? उनका क्या कुछ कहना है इस कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, जो संचालक हैं उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि एमडीडीए ने लंबा समय दिया था। 2 तारीखें उनको दी थी कि आप आइए, ऑफिस में आइए, अपना निर्माण का नक्शा दिखाइए, किस तरह जमीन की रजिस्ट्री से लेकर के तमाम चीजें जो है वो एमडीडीए ने मांगा था, लेकिन वो कुछ भी दस्तावेज दिखा नहीं पाए, न तो अपने मदरसे का कोई प्रमाण पत्र और न ही मस्जिद का वक्फ बोर्ड से कोई प्रमाण पत्र उनके पास है। इसी कारण जो है एमडीडीए ने कार्रवाई की है। जब मौके पर टीम पहुंची तो वहां पर फिर से वही गतिविधियां संचालित की जा रही थी जो 17 दिसंबर 2025 को एमडीडीए ने, और इसी के चलते एमडीडीए ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सील की प्रक्रिया को अंजाम दिया है। बिल्कुल आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देहरादून की खबर है, जहां जमीन धोखाधड़ी के एक चर्चित मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल डालनवाला थाना क्षेत्र में विदेश में रह रही एक महिला को मृत दिखाकर उसकी जमीन हड़पने के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और जमीन की कूट रचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। इस मामले में पहले ही 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी रविंद्र कुमार को मेरठ से धर दबोचा। पुलिस अब मामले में अन्य तथ्यों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और वहीं देहरादून के जॉली ग्रांट स्थित एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय में सोमवार को श्रीलंका से आए 39 सिविल सर्वेंट्स के प्रतिनिधिमंडल ने अध्ययन भ्रमण किया। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत पहुंचे प्रतिनिधिमंडल को एसडीआरएफ की कार्यप्रणाली, आपदा प्रबंधन रणनीतियों, सर्च एंड रेस्क्यू तकनीकों और राहत बचाव अभियानों की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने उत्तराखंड में संचालित विभिन्न आपदा प्रबंधन अभियानों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किए गए सफल रेस्क्यू ऑपरेशनों से भी प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया। श्रीलंका के अधिकारियों ने एसडीआरएफ की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता, आधुनिक उपकरणों और पेशेवर दक्षता की सराहना करते हुए इसे आपदा प्रबंधन क्षेत्र में एक अनुकरणीय संस्था बताया। और वहीं उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी देहरादून, टिहरी, पौड़ी समेत अधिकांश क्षेत्रों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है।
दूसरी ओर मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। इसके चलते लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। और फिलहाल देवभूमि की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आप सोशल मीडिया के जरिए भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के तहत आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।